नमस्कार। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल IBC 24 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ का जब भी जिक्र अब से कुछ सालों पहले तक देश के मुख्तलिफ इलाकों में अगर आता था तो जो तस्वीर बन के निकल के सामने आती थी वो बम, बंदूक, गोली, हमले, नक्सली, इस तरह की तस्वीर बनती थी। अब इस तस्वीर को और इस पहचान को बदलने के लिए एक संकल्प के साथ, एक प्रण के साथ में एक यज्ञ की शुरुआत हुई और उस यज्ञ में अलग अलग तमाम जिम्मेदारों, चाहे वो राज्य सरकार के स्तर पर हो, केंद्र के स्तर पर हो, सुरक्षा बल, तमाम अलग अलग एजेंसियों के ज़रिए समय समय पर जो आहुति दी गई और उसमें एक पूर्णाहुति की तारीख ये तय की गई कि 31 मार्च 2026 तक समूल नाश नक्सलवाद का कर दिया जाएगा। और बहुत बड़े लेवल पर उसमें अलग अलग लेवल पर सब कुछ काम हुए, लगातार हम भी आपको दिखाते रहे। और इस यज्ञ की में आहुति डालने वाले एक अहम किरदार छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय शर्मा जी। चूँकि जैसे मैंने कहा कि एक यज्ञ और उसकी पूर्णाहुति की तारीख तय की गई है, डेडलाइन जिससे कहा जा रहा है, अब वो बिल्कुल हम उस तारीख पर खड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि पूर्णाहुति हो रही है? संकल्प लेने में साहस की ज़रूरत पड़ती है और उस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है। मैं सोचता हूं कि भाजपा के केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये दोनों ही बातें हर एक संकल्प के लिए भाजपा के साथ ज़रूर होती। मुझे ध्यान है कि अगस्त 2024 में जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात का ऐलान किया था 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, तो उस समय सिर्फ 2 ही फैक्टर ऐसे थे जिनको इस बात पर विश्वास था। एक तो स्वयं अमित शाह जी और दूसरा बस्तर की जनता जी। बाकी सबको इस पर संदेह था। सब ये सोचते थे कि ये कैसे होगा। जब मैं और आप बैठकर बात कर रहे हैं तो DKSZC लेवल का हमारे छत्तीसगढ़ में सक्रिय अंतिम नक्सली अपनी पूरी टीम के साथ पापा राव आज उन्होंने पुनर्वास कर लिया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं, भारत के संविधान को मानने की शपथ ली। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की पूर्णता आज आ गई है, आप ये माने। इसके लेवल छोटे, इससे नीचे लेवल के कुछ लोग और हैं, लेकिन कुछ समय हमारे पास है। हम बिल्कुल नियत समय तक ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में दशक से फैला भयंकर यह लाल आतंक 31 मार्च 2026 तक पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। 2 साल पहले जो अगस्त में जो डेडलाइन सामने आई, चूँकि आप लोगों ने कहा कि उस पर भरोसा सिर्फ अमित शाह जी को था और बस्तर की जनता को था, तो आपको जब ये टारगेट दिया गया, ये लक्ष्य दिया गया, तो आप लोगों का रिएक्शन किस तरह का था और क्या चुनौतियां थी इस 2 साल के भीतर? न सिर्फ लक्ष्य दिया गया, वरन उसके साथ काफ़ी रणनीतियों पर बात हुई, उस पर भी मार्गदर्शन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले ही छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। माननीय अमित शाह जी ने डेडलाइन तय कर दी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हम सबको स्वतंत्रता दी इस विषय पर काम करने के लिए। केंद्र से बहुत सहयोग मिला। राज्य की सरकार तो लगातार ही कर रही थी। केंद्र से बहुत तकनीकी स्तर पर सहयोग मिला, प्रशासनिक स्तर पर सहयोग मिला, आर्म्ड फोर्सेस के स्तर पर सहयोग मिला, फाइनेंशियल हमको सहयोग मिला, हमको फीडबैक मिले, हमको बहुत अच्छे रणनीति पर चर्चा करने का अवसर मिला। इन सारे ही विषयों को मिला करके आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त हो रहा है और इस पर बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुकूल ये हो रहा है। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ कि बस्तर की जनता अगर न चाहती तो ये ना होता जी। बस्तर की जनता ने यह चाहा कि इस लाल आतंक को समाप्त होना चाहिए। हमारे गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। बस्तर की जनता ने चाहा कि हमारे तालाबों के किनारा लगे IED, हमारे सड़कों के किनारे लगे IED, हमारे नदियों के किनारे लगे IED हट जाने चाहिए। हमारे स्कूल को अब कोई और बम से ना उड़ाए, हमारे शिक्षा दूतों का कोई गला ना रेत कर मारे। बस्तर की जनता ने सोचा और इसलिए आज ये परिणाम हमारे सामने। जी। तो जैसे अप्रोच की हम बात करते हैं कि इस 2 सालों में जो लक्ष्य के साथ में, प्रण के साथ में, तारीख के साथ में जब आगे बढ़े, तो इससे पहले चूँकि हम लगातार बहुत जिम्मेदारी के साथ में तमाम चीज़ों को कवर करते रहे हैं, तो नक्सल विरोधी अभियान पहले केवल प्रहार तक सीमित थे,
उसके बाद नियत निलानार जैसी योजनाएं लाई जिसके ज़रिए सुरक्षा कैंपों के 5 से 10 किलोमीटर के आसपास में विकास पर फोकस किया। तो ये प्रहार और विकास ये एक साथ जब चला तो क्या इससे भी कुछ असर देखने को, ज़्यादा अच्छा देखने को मिला? अनेक और स्थान हैं, मैं आपको ध्यान दिलाऊं। हम्म, इस नक्सलवाद के समापन के लिए जनता ने मन बना लिया। हम्म, अमित शाह जी ने अद्भुत रण कौशल के साथ सबका मार्गदर्शन किया और आर्म्ड फोर्सेस ने मैदान पर गजब काम किया। परफेक्ट इंटेलिजेंस के साथ परफेक्ट ऑपरेशंस हुए, एक चूक नहीं हुई। उसके साथ साथ हमको ये ध्यान था कि बस्तर में युवाओं को खेल पसंद है, तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया। ध्यान था कि बस्तर में संस्कृति बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आदिवासी समाज में धर्म ही संस्कृति है और संस्कृति ही धर्म है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो हमने बस्तर पंडुम जैसे बड़े आयोजन को प्रारंभ किया, जिसमें राष्ट्रपति महोदया का भी आना हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, सभी लोग आए थे। और इसके साथ साथ वहाँ पर पंचायत राज के प्रतिनिधियों ने, सरपंचों ने, जनपद सदस्यों ने, जनपद अध्यक्षों ने, जिला पंचायत अध्यक्षों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, इन लोगों ने भी गांव में प्रेरणा करके पुनर्वास कराने का काम किया। जी। पत्रकारों ने बहुत साथ दिया, गजब के प्रतिभा के साथ पत्रकारों ने इस पूरे ही अभियान, अनेक पत्रकार इसमें साथ रहे, कुछ प्रमुख नाम भी हैं, वो समय 31 मार्च के बाद उस पर बात भी कर लेंगे। लेकिन इसमें अनेक पत्रकारों ने साथ दिया, पत्रकारों के साथ साथ समाज के प्रमुखों ने साथ दिया। मैंने वहाँ पे भतरा समाज है, वहाँ पर हलबा समाज है, वहाँ पर मुड़िया समाज है, इन सारे ही गोंड समाज है, इन सारे ही समाज के मुखिया लोगों से मेरी मुलाकात होती रही। वो अभियान पर निकले, उन्होंने समझाया, जा करके समझा कर लोगों को वापस लाए। तो समाज ने किया, जनप्रतिनिधियों ने किया, पत्रकारों ने किया, अनेक आयोजन किए गए बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे। आर्म फोर्सेस ने अपना काम गजब ही पराक्रम के साथ किया। ये सब कुछ मिलकर बस्तर का ये परिणाम निकला है, नक्सलवाद के समापन का। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि एक यज्ञ है और जिसमें कई सारे लोगों ने मिलकर आहुतियाँ दी, जिसका ये असर है। बस्तर का जब हम जिक्र करते हैं, अबूझमाड़ के ऐसे कई सारे इलाके थे जहाँ पर कई कई दशकों तक सुरक्षा बल अंदर तक पहुँच नहीं पाए। वहाँ पर 300 से ज़्यादा सुरक्षा कैंप अब खुल चुके हैं। ये जो कैंप खुला, ये एक बड़ी भूमिका इसने जाहिर तौर पर निभाई। ये इन कैंपों को खोलना, ये कितनी बड़ी चुनौती थी? बस्तर में अभी 400 से अधिक, बस्तर संभाग में 400 से अधिक कैंप हैं हमारे। और इन कैंपों को खोलना मतलब अनेक स्थितियां ऐसी हैं जहां कुछ कैंप ऐसे खुले, कुछ समय पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, हेलीकॉप्टर से ही वहां जाया जाता था। सामान उतारा जाता था, वहां पर लोग जो रहते थे उन तक रसद पहुंचती थी, हेलीकॉप्टर से ही वापस आते थे, बाई रोड भी आना जाना नहीं होता। सड़कें वहां बनी तो ऐसे बनी जैसे उन सड़कों को पानी से नहीं, खून से सींचा गया है। इतनी हिंसा हुई है वहाँ पर। चिंगावरम, मणिकोंटा, दरभागुड़ा, घोड़ा गांव, झीरम, जाने कितनी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें आदिवासियों को बल्क में उनको मार दिया गया। और ऐसे स्थिति में जब पूरा ही समाज दबा कुचला है, नहीं सर उठा सकता है, तो एक कैंप का खोलना भी बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। और उस बड़ी चुनौती पे पूरा एक एक्सिस पर काम करते हुए आगे बढ़ना, फिर दूसरे एक्सिस पर काम करते हुए आगे बढ़ना। आज वही कैंप हमको नक्सल ऑपरेशंस में फ़ायदा पहुंचाए। उन्हीं कैंपों से निकले जवानों ने घेर करके उन नक्सलियों को जो पुनर्वास में नहीं आते हैं और जो हमारे शिक्षा दूतों को गला काटते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम किया। जी, आपने चूँकि अभी बहुत सारे नक्सल घटनाओं का जिक्र किया और IBC 24 में भी हमने उन घटनाओं को कवर किया है, दर्द के साथ कवर किया है, दिखाते थे हम लोग। लेकिन इन सब के बीच एक तारीख मैं बड़ा जिक्र करूँगा कि 16 अप्रैल, ठीक 2 साल पहले 16 अप्रैल 2024 कांकेर के छोटे बेटिया में एक बड़ा नक्सल मुठभेड़ हुई और दोपहर के वक्त हम लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन आई थी। तो उस वक्त जो है ये इन्फॉर्मेशन आई कि नक्सलियों को नुकसान हुआ है और धीरे धीरे जब फाइनल आंकड़ा हुआ तो 29 नक्सली मारे गए। मेरे ख्याल से पहला वो ऐसा मुठभेड़ था जिसमें इतने बड़े नक्सली मारे गए थे तादाद में। क्या आप उस मुठभेड़ को टर्निंग पॉइंट मानते हैं? वो भी और उसके साथ और भी अनेक। एक छोटे बेटिया क्या हुआ, वो अभियान बहुत पराक्रम का था और उसमें हमारे एक जवान को खरोच नहीं आया था। जी बिल्कुल, बड़ा मसला है कि एक जवान को खरोच नहीं आया था। तो ऐसे अनेक और अभियान हुए जिनके माध्यम से 2-3 जब हो गए तब वो सारा ही विषय टर्न हुआ। इनके बड़े जो नक्सली नेता थे, उन नक्सली नेताओं का
बसव राजू है और अनेक लोग हैं, इनके न्यूट्रलाइज होने से भी इनका संगठन कमज़ोर हुआ। और कमज़ोर होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का समर्थन समाप्त हो चुका था इनको। संवाद नक्सलियों से लगातार होना, ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे संवाद किया जाए, क्योंकि हम लगातार अलग अलग मंचों के जरिए तो संदेश जा रहा था कि या तो सरेंडर करिए, मुख्य धारा में आइए, या फिर मरने के लिए तैयार रहिए। ये संदेश तो साफ था। लेकिन क्या संवाद आपके स्तर पर भी, सरकार के अलग अलग एजेंसियों के स्तर पर भी हो रहा था? कैसे हो रहा था? मैंने तो इस विभाग में काम करना जब प्रारंभ किया था, गृह विभाग में, तो मैंने कहा था, एक बारकोड मैंने जारी किया था जी। कि नक्सली चाहें तो उसमें फीडबैक भेज दें अपना। उसमें भी बहुत सारे फीडबैक आए, उस पर भी काम किया हम लोगों ने। मैंने कहा था कि मैं फ़ोन पर इनसे बात कर लूँगा, वीडियो कॉल पर बात कर लूँगा। हाँ। टेक्नोलॉजी का समय। तो विपक्ष ने हंसी उड़ाई और लोगों ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं। मैं ऐसे अनेक ग्रुप से बात कर चुका हूँ, अनेक ग्रुप से बात कर चुका हूँ। कहीं प्रत्यक्ष, कहीं कोई जाकर बात कराता है, कहीं कोई डायरेक्ट मुझसे बात करता है। ऐसे अनेक ग्रुप है और सारे लोग वापस आए। उनको विश्वास भी चाहिए भाई। जंगल में वो 10-10, 20-20 साल तक जंगल में घूम रहे हैं। ऐसा कठोर जीवन उन्होंने जिया है। अभी चाहते हैं कि वापस आए, तो उस विश्वास के लिए तो जो कुछ कहा उस समय वो आपके सामने। तो संवाद अनेक स्तर पर ये चलता रहा। कुछ संदेश प्रसारित करने वाला विषय होता है, वह भी किया हमको कहा गया कुछ नक्सली संगठनों के माध्यम से कि आप रेडियो के माध्यम से संदेश दें कि हम, तो वो भी हमने किया। उन्होंने जो जो कहा वो भी किया। कभी पत्र लिखा, कभी रेडियो से कहा, कभी फ़ोन पर बात की, कभी समाचार पत्रों के माध्यम से बात की, कभी मीडिया चैनल से बात की, कभी हमारा संदेश लेकर के मेरा वीडियो बना बना करके हमारे जो समाज के प्रमुख है वो भी ले गए। पत्रकार गए तो उन्होंने भी बात करा दी। ऐसे अनेक चैनल से लगातार बात होती रही। जनता के समर्थन का आपने चूंकि जिक्र किया, तो एक तस्वीर अबूझमाड़ से भी निकल के सामने आई, जहां पर आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तो वैचारिक मोर्चे पर जिस तरह से जो चुनौतियां थी, उस पर भी लगातार सरकार काम कर रही थी। तो ये जो ऐतिहासिक पल था, जो प्रतीक के रूप में जो जीत हुई कि वहाँ पर तिरंगा फहराया गया, लोगों का समर्थन मिलना शुरू हुआ, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निसंदेह भाई, मैं अनेक सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। अभी नहीं जा सकते थे तो नहीं होता था। अब वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस हैं, वहाँ पर हमारा सुरक्षा का कैंप है, जिसको अब विकास का कैंप हम कहते हैं। नियत निलानार जैसी योजना उसके पीछे है। जब ऐसा है तो वहाँ पर उन गाँव में हम तिरंगा फहरा पाए। अभी राष्ट्रीय पर्वों में, दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों में ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त अनेक चीज़ें, जिस गांव में विद्युत गया जिस दिन, तो खुशी से लोग झूम उठे थे। आज के युग में जब हम हमारे लियोर ओयाना एक योजना के माध्यम से, जिसमें हम युवा आमंत्रण कहते हैं, गोंडी शब्द है, बस्तर के युवाओं को लेकर रायपुर आते थे। उसमें मैंने कई बार ऐसे 25 साल के युवाओं से मुलाकात की जो 25 साल का लड़का टीवी नहीं देखा होता है। अब आप कल्पना करें भाई, आज के युग में बच्चा 1-2 साल का होता है, उसको मोबाइल चाहिए होता है आज के समय में। ठीक बात है। और वो टीवी 25 साल का बच्चा ना देखा हो तो आज के युग में उसके साथ क्या हो रहा है। वो लोग भी काफ़ी परिवर्तित हुए। हम लोगों ने क्रेडा मतलब सोलर पैनल के माध्यम से भी काफ़ी काम किए, और सोलर पैनल के माध्यम से जो काम हुए वो भी सुदूर जंगल में, जहाँ पर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई, वहाँ पर उन्होंने रोशनी पहुँचाई। ये सब कुछ लोगों के मन में था। 3-3, 4-4, 5-5 दिन की यात्रा करके लोग राशन लेने जाया करते थे। एक दिन जाते थे, आधे में रुकते थे, दूसरे दिन जाते थे, पहुंचते थे, फिर वहां से आकर के आधे में रुकते थे, फिर तीसरे चौथे दिन अपने घर पहुंचते थे। 1 महीने में के राशन के लिए इतना होता था। बाद में जब ट्रैक्टर से उनके गांव तक पहुंचाया गया तो सबको बड़ी सहूलियत हुई। सबने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि इस अभियान में डॉक्टर्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इनफैक्ट रायपुर के डॉक्टर भी, हमारे कवर्धा के डॉक्टर भी बल्क में जाकर के वहाँ मेडिकल कैंप लगाए, और मेडिकल कैंप लगा करके उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जी। तो बड़ा ही अभियान था। और इन सारे ही मसलों में, चाहे वो ध्वजारोहण का विषय हो, या फिर पहली बार विद्युत पहुँचने का विषय हो, या राशन की दुकान खुलने का विषय हो, या डॉक्टर के पहुँचने का विषय हो, इन सभी विषयों ने बस्तर के लोगों के मन में गजब उत्साह भरा है। बिल्कुल, चूँकि हम उस अप्रोच की और जो इस 2 साल के दरमियान किया गया उसके ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था।
और चूंकि नक्सलियों की फंडिंग और नक्सलियों को जो हथियार सप्लाई हो रहे थे उसके ऊपर भी उस पर रोक लगाना, तो ये जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का काम था, इसके मोर्चे पर किस तरह की चुनौतियाँ थी और उस पर कैसे काम हुआ? जब समूचे देश को अमित शाह जी जैसे रणनीतिकार देख रहे हों तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की चिंता कहाँ रह जाती। हमारी कल्पनाओं से अधिक कोऑर्डिनेशन रहा। कोई भी स्टेट हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबके बीच में हमारी कल्पनाओं से अधिक था जी। उससे अधिक तेज था। हम्म, और उसका कारण निसंदेह अमित शाह जी थे। जी। और इस इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी साथ ही साथ हथियारों की सप्लाई का विषय है, तो हथियारों को तो गजब दूर तक ट्रैकिंग किया गया था, अभी भी किया जा रहा है। और तीसरा विषय था जो फाइनेंशियल, आपने कहा कि उसको कैसे रोका जाए, तो छत्तीसगढ़ में तो एक बड़ा निर्णय हुआ हाँ। कि तेंदुपत्ता की खरीदी सरकारी कर दी गई। हाँ। अन्यथा तेंदुपत्ता की खरीदी ठेकेदारों के माध्यम से होती थी और नक्सलियों तक किसी माध्यम से पैसे पहुंच जाया करते थे। हम्म, तो अब ये खरीदी पिछले साल सरकारी हुई। नक्सलियों, बड़े नक्सली जो थे, उन्होंने पुनर्वास किया। मैं उनसे मुलाकात किया, हम्म, पॉलिट ब्यूरो मेंबर से भी मैं मुलाकात किया, तो उन्होंने बताया कि हमको इस बार जो हमको पैसे मिल जाया करते थे संगठन चलाने के लिए, तेंदुपत्ता के उस प्रक्रिया में हमको 1 रुपया नहीं मिला इस बार। ऐसा उन्होंने खुद बताया मुझे। अच्छा, ये जैसा आपने बताया कि चूंकि अगर नक्सल खुद अमित शाह जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो तो फिर वहाँ पर ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो ये भी जानकारी निकल के आती है, बड़ी चर्चा होती है कि बस कुछ डिमांड की गई और उनके कहने के बाद बहुत सारी बंदूकें यहाँ तक आ गई, चूंकि सुरक्षा बलों को मजबूत करना था। इस बारे पे किस? नहीं, एक सिर्फ बंदूकों का मामला नहीं, वो तो AK-47 स्नाइपर्स का मामला था। हाँ। वो बहुत शीघ्र मिला। इसके हाँ। अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी ज़रूरत हमको यहाँ पर थी, जिसके माध्यम से चीज़ें आइडेंटिफाई होती थी, वो सारी टेक्नोलॉजी हमको मिली। एक नहीं भाई, अनेक। NTRO ने काम किया, ITBP हमारे लिए काम, उनका टेक्निकल सेक्शन हमारे लिए काम आता रहा, ISRO हमारे लिए काम आता रहा, हमारे लिए NSG का बम डिस्पोजल स्क्वाड वो काम आता रहा। ऐसे सारे लोग हमारे लिए काम आते थे। लाल आतंक से मुक्त हुआ है और इस दिशा में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बस्तर में गजब का सामर्थ्य है, गजब की क्षमता है आगे बढ़ने की। बस्तर ज़रूर बढ़ेगा। पहले हम दिल्ली वगैरह जाया करते थे तो हमारे परिचित ही होते थे, जिनसे हम कहते थे कि भाई रायपुर चलिए, तो कहते थे कि भाई रायपुर जाएंगे तो वहाँ नक्सलिज्म है। छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म के नाम से जाना जाता था। और लोग ये सोचते थे कि जैसे एयरपोर्ट में उतरेंगे तो नक्सली बंदूक रखे सामने खड़े होंगे, ऐसा सोचा जाता था। बिल्कुल। अब वो सारा दृश्य बदलेगा, छत्तीसगढ़ का भी ये भाव छत्तीसगढ़ के प्रति भी बदलेगा। हमारे प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट आएंगे, हमारे प्रदेश में भी लोगों को और अधिक आगे बढ़कर काम करने का अवसर मिलेगा। मैं अंतिम इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अब जीवन में मुझे कोई ऐसा युवा नहीं मिलेगा जो 25 वर्षों की उम्र तक टीवी न देखा हो। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती को पार कर लिया है। अब एक और चुनौती ये है कि इस बस्तर को, जैसे आपने कहा कि बहुत सामर्थ्य है, बहुत क्षमता है, उस सामर्थ्य को आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। बस्तर भी देश के बाकी इलाकों के साथ विकास से कदम ताल कर सके, इसके लिए आपकी और आपकी सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और IBC 24 पर समय देने के लिए, बात करने के लिए धन्यवाद।